अभी तक हमने लास्ट क्लास में ऑब्जेक्ट्स पढ़ लिए थे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल आप बहुत बाज़ औक़ात ऐसे भी करते हो कि आपको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्लास का एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ठीक है, या स्टूडेंट्स का एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ठीक है। तो हर स्टूडेंट की वैल्यूज़ अलग अलग होंगी, लेकिन उनमें प्रॉपर्टीज़ तो सेम ही होंगी ना। लाइक आपको स्टूडेंट का जो भी डेटा सेव करना है उसमें क्या क्या होगा, रोल नंबर, उसका नेम, ठीक है, उसका एड्रेस, सबकी कीज़ तो सेम होंगी। अगर आपने कीज़ सबकी अलग अलग कर दी तो आप कभी भी अपने डेटा को मेंटेन तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको हर जगह पे इफ़ एल्स की लॉजिक लगानी पड़ेगी। अगर ये वाली की नहीं है तो इस वाली की में होगा। तो इसलिए आप हमेशा जब भी एक तरह के ऑब्जेक्ट्स बनाते हो तो आप कोशिश करते हो कि उसके अंदर जो कीज़ हैं सबकी वो एक जैसी रहें। वैल्यूज़ अलग अलग हो सकती हैं, जाहिर सी बात है, किसी का नाम अलग होगा, किसी का नाम अलग होगा, लेकिन जो की होगी उसका नेम तो नेम ही होगा, ठीक है। रोल नंबर की अगर कहीं पे किसी ने रोल रखा है और कहीं पे रोल नंबर रख दिया है तो इससे तो कन्फ्यूजन पैदा होगी ना आगे जाके डेटा को जो है वो गेट करने में। तो इस वजह से फिर जब हमारे पास इस तरह का डेटा होता है तो हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाते, बल्कि एक फंक्शन बनाते हैं जो कि हमें ऑब्जेक्ट बना के दे। बस समझ आ रही है? क्योंकि अगर हम मैन्युअली हर बार ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम गलती कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने एक बार एक फंक्शन बना दिया जो कि हर बार हमें ऑब्जेक्ट बना के दे रहा है तो हर बार हमें एक ही तरह का ऑब्जेक्ट बना के देगा। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बताया कि जैसे इनके पास जो हमारे प्लान्स थे, ठीक है, उन्होंने बताया कि इनके पास 3 तरह के प्लान्स हैं, लेकिन तीनों तरह के प्लान्स में वैल्यूज़ अलग अलग हैं, लेकिन कीज़ तो सबकी सेम है। फॉर एग्जांपल मंथली, डिस्क स्पेस, डेटा ट्रांसफ़र, साइट पेजेस और डिस्काउंट मंथ, ये तो सब में सेम है ना ये कीज़। हाँ, वैल्यूज़ सबकी अलग अलग हैं। तो अगर कीज़ में गड़बड़ हो गई तो डेटा मैनेज करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि हमें ऑब्जेक्ट बना के देगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के मायने क्या होते हैं, बनाने वाला, कंस्ट्रक्ट करने वाला। तो कोई भी ऐसा फंक्शन जो कि हमें ऑब्जेक्ट बना के दे रहा हो उसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर। और क्यों कहते हैं कंस्ट्रक्टर, आपको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, पहला तरीका जो कि हो सकता है अभी आप लोगों के जहन में आ रहा हो कंस्ट्रक्टर को बनाने का, वो क्या होगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने एक फंक्शन बनाया नॉर्मल सा, ठीक है, और इसका नाम रख दिया क्रिएटर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक यूज़र का ऑब्जेक्ट, तो ये क्या करेगा, एक यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाएगा, ठीक है। इसमें जो भी इसकी कीज़ थी, फॉर एग्जांपल इसका नेम, ठीक है, नेम इसने कहाँ से ले लिया, पैरामीटर से ले लिया कि इसमें क्या नेम स्टोर करना है, और वो नेम इसने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। बात समझ में आई? बिल्कुल इसी तरीके से इसने क्या किया, इसने उसकी आईडी ले ली, ठीक है, और उसको भी आईडी की के ऊपर स्टोर कर दिया, और आखिर में क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा किसको, यूज़र को। बात समझ में आ रही है? इसने एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कर दिया। अब जितनी बार भी मुझे ये ऑब्जेक्ट चाहिए मैं इसको कॉल करूँगा, इसको नेम और आईडी की वैल्यूज़ दूंगा और ये सेम ऑब्जेक्ट मुझे बना के दे देगा। अब की के अंदर गड़बड़ होने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। अब देखा जाए तो ये एक कंस्ट्रक्टर मेथड है ना, लेकिन जावास्क्रिप्ट हमें इससे बेहतर तरीका प्रोवाइड करता है कंस्ट्रक्टर्स बनाने का। बस नहीं, जावास्क्रिप्ट नहीं, कोई भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, ठीक है, सब में तरीके अलग अलग होते हैं। अभी जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूँ ये जावास्क्रिप्ट में ECMAScript 6 से पहले का तरीका है, ठीक है। ECMAScript 6 के बाद हमारे पास क्लासेस आ गई थी। जो बाकी लैंग्वेजेस होती हैं उसके अंदर भी क्लासेस होती हैं, जावास्क्रिप्ट में क्लासेस बहुत बाद में आई हैं। तो क्लासेस से पहले क्या काम होता था ये मैं अभी आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होगे किसी कंपनी के अंदर, तो कोई भरोसा नहीं हो सकता है वहाँ पे ECMAScript 6 से पहले वाला वर्जन चल रहा हो,
ठीक है, तो अगर आपको ये वाला तरीका नहीं आता होगा तो आप उस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, अगर किसी में एक्मा स्क्रिप्ट 6 के बाद वाला तरीका चल रहा है या फिर टाइप स्क्रिप्ट चल रही है तो फिर वहाँ पे क्लासेस के ऊपर काम हो रहा होगा। सही है भाई। तो हमारे पास जो तरीका है, जो हमें जावास्क्रिप्ट इससे बेहतर तरीका प्रोवाइड करता है, वो क्या है, हम इसको करते थे 2 मिनट के लिए कमेंट। फॉर एग्जांपल हम क्या बना रहे थे, यूज़र बना रहे थे ना। तो यूज़र बनाने के लिए हम बनाएंगे फंक्शन, लेकिन अब इसका नाम क्या रखेंगे, इसका नाम हम जिस तरह का भी हम ऑब्जेक्ट बनवाना चाह रहे हैं वही इसका नाम होगा, लेकिन कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। हमने हमेशा देखा है कि जब भी हम वेरिएबल बना रहे होते हैं, फंक्शन बना रहे होते हैं, स्टार्ट किससे करते हैं, स्मॉल लेटर से, बाद में वो कैमल केस चलता है। लेकिन जब भी आप कंस्ट्रक्टर बना रहे होगे तो ये कन्वेंशन है, इसकी चलेगा बगैर इसके भी, लेकिन कन्वेंशन है सिर्फ शो करवाने के लिए, ताकि कोई भी आपका कोड रीड कर रहा हो तो उसको समझ में आ जाए कि हाँ ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। ठीक है, तो उसके लिए एक शनाख्त रखी जाती है उसकी, कि उसके नाम का पहला लेटर जो है वो कैपिटल रखा जाता है। तो अगर मैं इस फंक्शन का नाम यूज़र रखना चाह रहा हूँ तो यूज़र का यू जो है वो क्या रखूँगा, कैपिटल। ठीक है, इसको भी मैंने नेम और आईडी पास करनी है, तो मैंने इसको नेम और आईडी एज ए पैरामीटर पास कर दी। अच्छा, अब बजाय इसके कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बनाए और उसके बाद ऑब्जेक्ट को रिटर्न करे, ये कहता है भाई आपको अब ये काम नहीं करना। ठीक है, आपको जितनी भी चीज़ें इस जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि इस फंक्शन का काम ही ऑब्जेक्ट बनाना है, इसके अलावा इसका और कोई काम इस फंक्शन का नहीं है। तो ये क्या कहता है कि आप सिर्फ दिस डॉट करके उसको क्रिएट कर दो, लाइक दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, और इसी तरीके से दिस डॉट इक्वल्स टू आईडी। और ये कह रहा है कि क्योंकि रिटर्न जो है वो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे, इसलिए आपको रिटर्न भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। सही है भाई, सिर्फ आपने ये वाला काम कर दिया, इससे आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, ऐसे कह लो, या अगर बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपने देखना है तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे पहले आपको मैन्युअली यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाना होता था, और फिर दिस की जगह पे आप क्या करते थे, यूज़र डॉट नेम, यूज़र डॉट आई डी, और रिटर्न करवाते थे यूज़र को। इसने क्या किया, इसने इस वाली लाइन को ख़त्म कर दिया और इस वाली लाइन को भी ख़त्म कर दिया, यानी 2 लाइन्स आपकी इसने ख़त्म कर दी। पहले आपको मैनुअल ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा था, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाना पड़ रहा था। यहाँ पे आपको वो चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आप पहले से बता रहे थे कि ये जो यूज़र है उस नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा, यहाँ पे आपको नहीं पता कि ऑब्जेक्ट किस नाम का बनेगा, इसलिए आप यहाँ पे क्या रखते हो, सिर्फ दिस डॉट नेम और दिस डॉट आईडी। अब अगर आपने इससे एक नया यूज़र क्रिएट करवाना है, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना है, तो फिर आप क्या करोगे, वार यूज़र 1 इक्वल्स टू, इसके लिए हमेशा आपको न्यू का कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हम न्यू डेट करते थे वैसे ही न्यू यूज़र, और इसको कॉल करवाते वक्त आप क्या दोगे, इसको नेम और आईडी। फॉर एग्जांपल इस यूज़र का नाम जो है वो है रेहान। सही है भाई। अब हम देख लेते हैं कि इस यूज़र 1 के अंदर क्या रखा हुआ है। ठीक है, देखो भाई, इसने हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट कर दिया जिसमें नेम है और आईडी है दोनों। अब इसके सिर्फ ये वाला काम इस तरीके से करने का सिर्फ एक ये फ़ायदा नहीं है कि आपकी 2 लाइंस कम हो जाती हैं, इसके और भी आगे फ़ायदे हैं। ये जो आपने यूज़र 1 बनाया है, इसमें आपके पास एक चीज़ वेरीफाई करने के लिए भी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं कि जिसके अंदर आपके पास 2 तरह का डेटा जो होता है वो बहुत सिमिलर होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूज़र है और एक कस्टमर है, दोनों के अंदर नेम और आईडी की कीज़ पड़ी हुई हैं, लेकिन आपको फ़र्क करना है कि कौन सा यूज़र है और कौन सा कस्टमर है। ठीक है, बाज़ औक़ात प्रोजेक्ट्स में जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे तो इस तरह की चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता करना है कि ये जो यूज़र है ये वाकई इसी कंस्ट्रक्टर से बना है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप इसको चेक भी कर सकते हो। कैसे, इंस्टेंस ऑफ के नाम से हमारे पास एक
की होती है जिसमें आप चेक कर सकते हो। जैसे मैंने कहा यूज़र वन इंस्टेंस ऑफ यूज़र, अब ये मुझे क्या बताएगा, ट्रू। ठीक है, लेकिन अगर बिल्कुल सेम इसी तरह का ऑब्जेक्ट मैं खुद बना लेता हूँ, वेरिएबल यूज़र टू इक्वल्स टू, एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, नेम और आईडी रखनी थी ना, नेम भी रख दिया इसके अंदर और इसी तरीके से आईडी भी रख दी इसके अंदर। अगर मैं यूज़र टू को चेक करूँ इंस्टेंस ऑफ यूज़र से तो क्या आएगा, फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये उसका कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो आप यहाँ पे ये चीज़ चेक भी कर सकते हो कि ये उसी फंक्शन से बना है ये ऑब्जेक्ट या नहीं बना। ठीक है, कैसे चेक करोगे, इंस्टेंस ऑफ। अच्छा, कंस्ट्रक्टर के अंदर भी आप मेथड बना सकते हो, जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड्स होते हैं ना आपके पास, आपने देखे थे ना जब हम ऑब्जेक्ट्स बना रहे थे, मेथड्स बना रहे थे उसमें, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर भी मेथड्स बना सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसका कोई मेथड बना सकता हूँ, जैसे दिस डॉट करके, क्या मेथड हो सकता है यूज़र के अंदर, उसकी ग्रीट निकाल देते हैं, इसको भी ग्रीट करवा लेते हैं। ठीक है, दिस डॉट ग्रीट इक्वल्स टू फंक्शन, सही है भाई। अच्छा, अब ये क्या करेगा, console डॉट लॉग, मैं चाह रहा हूँ कि इसका नाम लिखा हुआ है, जो भी यूज़र है उसका नाम लिखा हुआ है पहले, तो वो नाम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ मैं, दिस डॉट नेम सेज हेलो। ठीक है भाई, अब अगर मैं यहाँ पे इसके बाद चला देता हूँ यूज़र वन डॉट ग्रीट, चलना चाहिए। ठीक है भाई, रेहान से हेलो। अब एक फ़ायदा और आ रहा है, कंस्ट्रक्टर्स फॉर मेथड्स। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे हमारे पास इसको समझो ऐसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी हम अब तक ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर उस ऑब्जेक्ट का सारा क्या कहते हैं, मेटा डेटा सेव होता है। मेटा डेटा पता है किसको कहते हैं, डेटा अबाउट द डेटा। ठीक है, तो इसी तरीके से हर ऑब्जेक्ट के अंदर, हर फंक्शन के अंदर आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। जब भी आप किसी फंक्शन को ओपन करोगे उसमें आपको सबसे नीचे आपको एक चीज़ दिख रही होती है, ये दिखती है प्रोटोटाइप। इसमें क्या होता है, कभी देखा है इसको ओपन करके, इसमें भी कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर की सारी इन्फॉर्मेशन इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर होती है। फिर इसका एक और प्रोटोटाइप होता है इसके अंदर, ठीक है, उसमें नहीं जाते हम, वहीं पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके डेटा से मुतालिक सेव होती है। ठीक है, इसके आप फ़ायदा उठा सकते हो। कैसे फ़ायदा उठा सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये जो फंक्शन है अभी, ठीक है, ये फंक्शन जो कि हम ग्रीट का बना रहे हैं, जितने भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हर ऑब्जेक्ट के अंदर ये फंक्शन मौजूद होगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 1000 ऑब्जेक्ट्स हैं या 1000 स्टूडेंट्स हैं, 1000 स्टूडेंट्स के कितने फंक्शन हो गए, 1000। ये गलत चीज़ नहीं है, गलत है ना। कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि एक ही बार फंक्शन बनाएं और सब एक्सेस कर लें, है ना। लेकिन उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वही पुराने वाले तरीके पे जाना पड़ेगा कि एक फ़ंक्शन बाहर बना दें और फिर उसकी जगह पे उस फंक्शन का रेफरेंस या नाम पास कर दें उसकी की के ऊपर। लेकिन वो फंक्शन फिर सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा, है ना। फॉर एग्जांपल यूज़र, कस्टमर सब उसको एक्सेस कर पाएंगे। मैं चाह रहा हूँ कि वो फंक्शन सिर्फ यूज़र के लिए हो और एक ही बार बने और हर यूज़र उसको इस्तेमाल करे। उसके लिए फिर हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए फिर हमें यूज़ करना पड़ेगा प्रोटोटाइप। ठीक है, अब प्रोटोटाइप फॉर एग्जांपल ये जो ग्रीट का फंक्शन है, इसको मैं नहीं चाह रहा कि ये हर किसी के पास जाए, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से।
मैं यहाँ से बाहर आऊँगा, मैं कहूँगा यूज़र डॉट प्रोटोटाइप डॉट ग्रीट, यानी वो जो ग्रीट का फंक्शन है अब मैं यूज़र के अंदर बनाने के बजाय अब मैं कहाँ पे बनाऊँगा, प्रोटोटाइप के अंदर। ठीक है, कहाँ बनाऊँगा, प्रोटोटाइप के अंदर। अब देखते हैं कि अब ये चीज़ चल रही है नहीं चल रही। अभी भी बिल्कुल सेम वैसे ही चल रहा है, रेहान सेज हेलो। लेकिन अब क्या होगा, अब रेहान के अंदर वो फंक्शन मौजूद है नहीं, लेकिन उसकी प्रोटोटाइप के अंदर मौजूद है। और प्रोटोटाइप में मज़े की बात यह है कि आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स बना लो हर कोई एक ही प्रोटोटाइप के साथ कनेक्टेड होता है। यानी प्रोटोटाइप्स कितनी बनती हैं, एक। तो प्रोटोटाइप के अंदर जो फंक्शन रखा हुआ होगा वो भी कितनी बार बनेगा, एक ही दफ़ा बनेगा। बस समझ में आई। तो कहाँ बनाना ज़्यादा बेहतर है, ऑब्जेक्ट के अंदर बनाना ज़्यादा बेहतर है या प्रोटोटाइप में, प्रोटोटाइप में। अच्छा, अब इसके अंदर एक मज़े की बात ये बताऊँ, मैंने ये यूज़र को उठाया, ये रख दिया ऊपर, ठीक है, यूज़र वन इक्वल्स टू न्यू यूज़र। देखो यूज़र वन पहले बन गया है ना, और प्रोटोटाइप के अंदर फंक्शन मैंने बाद में रखा है। अब इसको वो फंक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये अब भी बिल्कुल वैसे ही चलेगा। क्यों ऐसे चलेगा, आप प्रोटोटाइप के अंदर कुछ भी चेंज करो हर कोई कनेक्टेड है उस प्रोटोटाइप से, वो प्रोटोटाइप एक ही जगह पे पड़ी हुई है। ठीक है, चाहे आप उसको बाद में रखो या फिर पहले रखो, उसके अंदर वो जो चेंज आप चाह रहे हो वो हर ऑब्जेक्ट को मिलेगा, चाहे वो पहले ही बन गया हो या चाहे वो बाद में बनाओ। ठीक है, अब इस चीज़ को और बेहतर से समझने के लिए मैं आपको एक और चीज़ समझाने जा रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, आपकी बुक में नहीं है लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं, कोई भी वैल्यू जो कि आप जावास्क्रिप्ट के अंदर स्टोर करते हो, यानी जो कि आप वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हो, वो एक प्रिमिटिव वैल्यूज़ होती हैं और एक होती है नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज़। देखो प्रिमिटिव वैल्यूज़ क्या होती हैं, प्रिमिटिव वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ होती हैं जो कि कॉपी हो जाती हैं अपनी वैल्यूज़ के तौर साथ। ठीक है, और नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज़ वो होती हैं जो कि अपने रेफरेंस से कॉपी होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल नंबर इक्वल्स टू 3। ठीक है, एक और वेरिएबल मैंने बनाया, वेरिएबल नंबर 2 इक्वल्स टू नम। सही है, तो अभी नम में और नम टू में क्या रखा हुआ होगा, नम टू के अंदर, ठीक है भाई, नम और नम टू दोनों को चेक कर लेते हैं। ठीक है भाई, दोनों में 3 रखा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे नम टू की वैल्यू को कर दूँ प्लस प्लस, तो नम टू के अंदर क्या हो जाएगा और नम में क्या होगा, 3। सही है भाई, इसको कहते हैं नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज़, सॉरी प्रिमिटिव वैल्यूज़। क्यों, क्योंकि जब आपने इसको कॉपी किया, नम टू के अंदर कॉपी कर दिया किसको, नम को, तो ये कॉपी बाय वैल्यू हुआ। इसने क्या किया, उसकी वैल्यू को कॉपी करके कहाँ रख दिया, नम टू के अंदर रख दिया। अब नम टू के अंदर जब हम चेंज कर रहे हैं तो वो दोनों के दोनों अलग अलग चल रहे हैं, नम अलग चल रहा है और नम टू अलग चल रहा है। बिल्कुल यही चीज़ हमारे पास बुलियंस के अंदर भी होगी, यही चीज़ हमारे पास स्ट्रिंग में भी होगी। ठीक है, यही चीज़ हमारे पास अनडिफाइंड वाले केस के अंदर भी होगी। ठीक है, यही चीज़ हमारे पास एक चीज़ होती है जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे, सिम्बल्स, जावास्क्रिप्ट के अंदर सिम्बल्स में भी होगी। क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यूज़ कौन सी वैल्यूज़ हैं, प्रिमिटिव वैल्यूज़। ठीक है, ये सारी की सारी कॉपी कैसे होती हैं, अपनी वैल्यू से। लेकिन अब हमारे पास, अब हम देखेंगे नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नम की जगह रख देता हूँ ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम फॉर एग्जांपल एक नम बना रहे हैं और इसमें रख रहे हैं 3। यहाँ पे obj2 ले लेते हैं और इसको कॉपी कर देते हैं यहाँ पे obj। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ हटा देता हूँ, दोनों को चेक करूँ, obj2 और obj क्या रखा हुआ दोनों के अंदर, ठीक है भाई,
यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं obj2 डॉट नम प्लस प्लस कर दूं, अब क्या होगा? एक में num3 दूसरे में num4, दोनों में num4 हो गया। क्यों num4 हुआ? ये है नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज़। ये क्या करती हैं? ये पूरी वैल्यू को कॉपी करके नहीं रखेंगी। इन्होंने उस ऑब्जेक्ट को किसी एक जगह पे स्टोर किया हुआ है, उसका एड्रेस कॉपी करके वेरिएबल के अंदर रखा है। एक्चुअल ऑब्जेक्ट उस वेरिएबल के अंदर नहीं रखा हुआ। ठीक है, इसीलिए जब आपने एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल की कॉपी बनाई तो वो एड्रेस कॉपी होकर आ गया, ऑब्जेक्ट एक ही बना हुआ है अभी भी। ठीक है, ऑब्जेक्ट दो नहीं बने, दोनों ऑब्जेक्ट सेम ही है। बात समझ में आ रही है? अब फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट की जगह मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एरे, इसमें रखा हुआ है 3। ठीक है, अब क्या होगा? दोनों में 4 हो गया। हालांकि क्या होना चाहिए था, सिर्फ एरे 2 के अंदर चेंज होनी चाहिए थी ना वैल्यू, लेकिन आपने कॉपी बनाई तो क्या हो गया? एड्रेस कॉपी हुए। इनको हम कहते हैं क्या? नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज़। यानी इसका मतलब पता है क्या है? कि इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट, एरे, ठीक है, ये सारे के सारे किसी अलग जगह पे रखे हुए हैं और वेरिएबल्स के अंदर क्या चल रहा है? सिर्फ एड्रेस। बिल्कुल यही चीज़ प्रोटोटाइप के अंदर भी होती है। प्रोटोटाइप एक ही बनी हुई है, सही है, और हर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चल रहा है? सिर्फ उसका एड्रेस चल रहा है। यानी कि अब प्रोटोटाइप के अंदर आपने कुछ भी चेंज किया, ठीक है, तो आपने चाहे ऑब्जेक्ट पहले बनाया हो या बाद में बनाया हो, वो उस एड्रेस तक पहुंच जाएगा। और एड्रेस पे क्योंकि वो चीज़ चेंज हो चुकी है, तो वो चेंज उस ऑब्जेक्ट को भी मिलेगा, चाहे वो पहले बनाया गया हो या फिर बाद में बनाया गया हो। तो हमें नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव वैल्यू समझ में आई क्या होती हैं? ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर इस तरह का प्रॉब्लम आपके पास आ गई जिसमें आपको एक ऑब्जेक्ट की पूरी कॉपी ही बनानी है, फिर आप क्या करोगे? क्योंकि ये तो कॉपी हो ही नहीं रहा, आपको एक्चुअली कॉपी बनानी है वहाँ पे ताकि आप चेंज कर सको। फिर क्या करोगे? आगे आगे चल के हम लोग ECMAScript 6 पढ़ने वाले हैं। ECMAScript 6 के अंदर हमारे पास स्प्रेड ऑपरेटर्स आते हैं, तो हम वहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन स्प्रेड ऑपरेटर्स भी एक हद तक करता है। अगर आपके पास नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं तो स्प्रेड ऑपरेटर भी फेल हो जाएगा। वहाँ पे क्या करना है फिर मैं आपको उस टाइम पे बताऊँगा। अब हमारे पास क्या कहते हैं, कुछ चीज़ें आ रही हैं जो कि ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। इस ऑब्जेक्ट की मेरे अंदर मेरे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, कलर, और इसके बाद मेरे पास एक प्रॉपर्टी है लेंथ, इसी के साथ साथ मेरे पास इसकी स्पीड है। सही है भाई। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं चाह रहा हूँ लाइक एक फॉर लूप चलाऊँ और फॉर लूप चला के इसकी तीनों प्रॉपर्टीज़ प्रिंट करवा दूँ। एरे में तो कर सकते थे ना हम, इसमें कैसे करेंगे? हमारे पास एक लूप होता है जिसमें इन का ऑपरेटर चलता है, फॉर इन लूप जिसको हम कहते हैं। ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपने लूपिंग्स चलानी है तो फिर आप क्या यूज़ करोगे? फॉर इन। वेरिएबल, अच्छा अब यहाँ पे जो वेरिएबल आएगा उस वेरिएबल के अंदर क्या आएगा? उसकी की इन ओबीजे, यानी जो भी आपका ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप लूप चलाना चाह रहे हो, इस तरीके से। यहाँ पे अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं console डॉट लॉग करता हूँ और की को प्रिंट करवाता हूँ। कलर, लेंथ, स्पीड, हमारे पास तीनों कीज़ आ रही हैं। ठीक है, अब इस की बिहाफ पे मैंने वैल्यू एक्सट्रैक्ट करवानी है। कैसे करवाऊँगा?
अगर मैं कुछ इस तरीके से करूं, अगर फॉर एग्जांपल वैल्यू प्रिंट करवानी है obj डॉट की, तो चलेगा अनडिफाइंड। अगर मेरे पास कोई की एक वेरिएबल के अंदर रखी हुई है, तो फिर मैं कैसे निकाल सकता हूँ उसकी वैल्यू ऑब्जेक्ट के अंदर से? उसके लिए फिर मैं क्या यूज़ करूँगा? स्क्वायर ब्रैकेट्स। जैसे हम इंडेक्स बता रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही अब की बताएंगे उसको। ठीक है, यह है फॉर लूप के ज़रिए आपने कीज़ भी निकाल सकते हो, वैल्यूज़ भी निकाल सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मैंने इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक की रखनी है, उस की का नाम है, क्या मैं ये की रख सकता हूँ ऑब्जेक्ट के अंदर? ये तो एरर दे रहा है डैश के ऊपर। अगर डैश, मैं कह रहा हूँ भाई डैश हटाए बगैर हटा के मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे डैश लगाना ज़रूरी है, फिर मैं क्या करूँगा? फिर उसको मैं स्ट्रिंग में पास कर सकता हूँ, किसी भी की को मैं स्ट्रिंग में भी पास कर सकता हूँ। अगर की देखना चाहो तो की देख भी सकते हो। सही है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक की और आ जाए, जो कि मैंने बनानी है किसी नंबर के थ्रू, फॉर एग्जांपल 3 के उस पर की बनानी है, तो बना सकता हूँ मैं। कोई एरर तो नहीं आएगा? अगर मैं कोई फॉर एग्जांपल यहाँ पे चाह रहा हूँ फॉल्स के नाम की हो जाए, तो अब क्या होगा? अब भी चलेगा? और क्या हो सकता है? अगर मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे हैश 456 आ जाए, अब क्या करूँगा? इसको स्ट्रिंग में कर दूँगा। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है, लेकिन सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कभी कभार जब आप क्या कहते हैं डेटा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो सर्वर से, ठीक है, यानी डेटाबेस से उठ के आपके पास क्लाइंट पे डेटा आ रहा है किसी सर्वर के ज़रिए, तो उसमें बाज़ औक़ात इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, इस तरह का डेटा आपके पास आ जाता है। अब उस डेटा को मैनेज आप कैसे करोगे, तो उसके लिए फिर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर बहुत कोई ऐसी आपके पास कंडीशन आ गई है कि इसके बगैर काम नहीं हो रहा, तो फिर आप इस तरह की चीज़ यूज़ करेंगे, वरना रिकमेंडेड केस जो है वो फिर आपका कैमिल केस ही होगा। बस कैमिल केस के अलावा आपने और कहीं नहीं जाना। जिस तरीके से हमने वेरिएबल्स वाली कन्वेंशन देखी थी, वही कन्वेंशन आपने रखनी है कीज़ के ऊपर भी। अच्छा, यहाँ पे इन ऑपरेटर इन्होंने बताया, तो इन ऑपरेटर के और भी बहुत सारे काम हैं, आपको ये भी चेक करके बता देगा कि वहाँ पे क्या कहते हैं इन ऑपरेटर उस वो की जो है उस ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो अगर आपने ये चेक करना हो तो ये भी आप इनके ज़रिए पता कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास OBJ है, OBJ के अंदर अगर मैं चेक करना चाह रहा हूँ मेरे पास यहाँ पे कलर वाली प्रॉपर्टी OBJ के अंदर है या नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? कलर इन OBJ। सही है भाई। इसी तरीके से अगर कोई प्रॉपर्टी जो है वो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कलर 2 के नाम से कोई प्रॉपर्टी है, तो वो मुझे बताएगा फॉल्स। अच्छा, एक चीज़ और होती है, OBJ डॉट इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन होता है हैज़ ऑन प्रॉपर्टी का। हैज़ ऑन प्रॉपर्टी के ऊपर भी आप बता सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको बता रहा हूँ कलर, कि कलर इसकी प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो ये उस पर भी क्या बता रहा है मुझे? ट्रू। अब इनके अंदर और हैज़ ऑन प्रॉपर्टी के अंदर फ़र्क क्या है? फॉर एग्जांपल इसके प्रोटोटाइप है, इसके प्रोटोटाइप के अंदर हमने रखा वैल्यू ऑफ, जैसे यहाँ पे वैल्यू ऑफ रखा हुआ है इसके प्रोटोटाइप के अंदर, देख रहे हो, है ना? अगर मैं वैल्यू ऑफ को लगाऊं हैज़ ऑन प्रॉपर्टी के ऊपर, तो ये क्या बताएगा? फॉल्स। लेकिन अगर यही चीज़ मैं इन के ज़रिए चेक करूं तो क्या होगा? वैल्यू ऑफ इन OBJ, तो ये मुझे बताएगा ट्रू। यानी इन का जो ऑपरेटर है ये आपकी प्रोटोटाइप के अंदर भी चेक करता है, सिर्फ कीज़ पे नहीं चेक करेगा, प्रोटोटाइप के अंदर भी देखेगा। अगर प्रोटोटाइप के अंदर भी वो चीज़ मिल गई तो फिर ये मुझे ट्रू बताएगा। लेकिन हैज़ ऑन प्रॉपर्टी क्या देखेगा? सिर्फ उन कीज़ के ऊपर देखेगा जो सामने विजिबल होती हैं, प्रोटोटाइप के अंदर नहीं जाएगा। ये दो फ़र्क है। ये तीनों ये चीज़ें बहुत यूज़ होने वाली है
हेज ऑन प्रॉपर्टी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। इन ऑपरेटर भी यूज़ होता है। फॉर इन लूप बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आपके पास, जहाँ जहाँ ऑब्जेक्ट्स होंगे वहाँ वहाँ आपको जो है ना इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, इसलिए आपको सारी चीज़ें बता दी हैं मैंने आप लोगों को। ये जो कंस्ट्रक्टर्स वाला जो क्या कहते हैं जो मैंने अभी आपको पूरा समझाया, ये चीज़ें आपके इंटरव्यूज़ में पूछी जाती हैं। शायद ही कोई आपका इंटरव्यू ऐसा हो जिसमें आपसे कंस्ट्रक्टर या फिर प्रोटोटाइप के हवाले से सवाल ना हो।